जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं की क्लास नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं को कौन सी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है और अपरिमेय संख्याओं को प्रूव कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से इस प्रश्नावली में से जो √2 √3 √5 इनमें से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आपको देखने को मिलेगा और सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है। आप पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से समझे, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन वैसे ही एज इट इज उसी क्वेश्चन की तरह और वापस सोल्व होने लग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे और बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। दोबारा हम अपरिमेय संख्याओं का भ्रमण करते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण की अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याओं को कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो √2, √3, √5, √7, √6 या फिर और बात करो तो पाई, इन सब संख्याओं को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं। या फिर डेफिनेशन क्या दें हम, डेफिनेशन ये देंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। और जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। और हम आपने देखो 9th क्लास में दशमलव प्रसार की बात करी, तो कोई भी जो संख्या होती है उस संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। देखो दशमलव प्रसार होता है, या तो संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है शांत, या फिर दशमलव प्रसार होता है अशांत। अब अशांत में दो प्रकार के टाइप हो जाते हैं, कौन कौन से। एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो टोटल 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है कि दशमलव प्रसार की यदि हम बात करें, जैसे मैंने मान लो 5/2 की बात करी, तो ये 5 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2.5। अब ये 5 के आगे भाग पूरा चल गया, देखो आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। जैसे 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, क्या आया आपके पास 1, आपने क्या लिखा 0। तो फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉइंट, और 2×5 = 10। तो अब शेषफल क्या बचा, 0। तो जब शेषफल 0 बच जाए, ठीक है, तब ये मतलब 2.5 या 2.5 कंप्लीट विभाजित हो गया। देखो, तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जिसका शेषफल 0 आ जाए लास्ट में, पॉइंट के आगे जाके रुक जाए, तो उनको क्या कह देते हैं, शांत। और फिर यदि हम इसकी बात करें, तो जैसे मैंने 10 में 3 का भाग दिया, देखो, तो 10 में 3 का यदि हम भाग देंगे तो 3×3 = 9। फिर क्या बचा, 1, तो 0 लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो 3×3 = 9। फिर से 1 0, फिर से 3×3 = 9, 1 0, फिर से 3×3 = 9। तो ये चलता ही जाएगा, देखो एक एक ही बचता रहेगा हमेशा, तो ये चलता ही जाएगा, मतलब 3.3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। तो हम क्या समझे, इस ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अशांत, की वो खत्म तो नहीं हो रहा इसलिए अशांत है। और आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, वापस वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत लेकिन आवर्ती। और यदि कोई एक, मतलब जैसे पॉइंट के बाद में रिपीट भी नहीं हो, जैसे मैंने नंबर लिख दिया जैसे 3.1 2 4 5 7 9 3 2 1 5 7 8 1 4 3 6 7, और ऐसे चलता जा रहा है, जो कहीं कुछ रिपीट नहीं हो रहा।
उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती, कि खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। तो शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों तो क्या होती है, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कब कहते हैं, जब उसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। जैसे दोनों ही संख्या में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है और ये भी पी बटे क्यू के रूप की लिखी हुई है। इसको हम भाग ऐसे लिख, भाग देकर नहीं देख सकते। भाग देकर देखेंगे तो वो तो पी बटे क्यू के फॉर्म की हो जाएगी, और यदि उस फॉर्म की हो जाएगी तो फिर तो वो परिमेय संख्या होगी। हमने पहले लिखा ऐसी संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उनको ही क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। तो अभी फाइनली हम क्या समझे, कोई भी संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, या तो शांत या तो अशांत। अशांत के दो टाइप हो जाते हैं, अशांत होगा तो ये अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। तो जो परिमेय संख्या होती है उन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। शांत मतलब कहीं पर खत्म हो जाए, और अशांत आवर्ती का मतलब खत्म नहीं हो लेकिन रिपीट हो रहा है। और जो अपरिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। मतलब जो ना ही तो रिपीट करता है और ना ही खत्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। या हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक थ्योरम है प्रमेय 1.2, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ इस पर बेस्ड जो है आगे वाली सब जो प्रमेय है वो इसी से हम सोल्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे कह रहा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी 100% विभाजित करेगी। ये हमें प्रूव करना है। तो हम जैसे एक बार ये मान लेते हैं कि माना a जो है, a के जो अभाज्य गुणनखंड है, a के अभाज्य गुणनखंड वो है p1 p2 p3 डॉट 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 pn है। हमने जो a है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और वो मान लेते हैं कि वो अभाज्य गुणनखंड क्या है, p1 p2 p3 डॉट 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 pn है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि a बराबर हम लिख देंगे p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 कहां तक, pn। भाई सभी का जो गुणनफल है वही तो वो संख्या दर्शाएगा। अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने a के, और वो अभाज्य गुणनखंड ये है, तो a किसके बराबर होगा, इसके गुणनफल के। यदि हम स्क्वायर करें, ए स्क्वायर की यदि हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। और या फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख दो, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। अब ऐसे कह रहा है कि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर होगा, क्योंकि तभी तो उसको विभाजित कर पाएगा। ये तो लिखेंगे यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 डॉट 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 pn में से
कोई एक होगा। भाई जैसे ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है और ए स्क्वायर के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए देखो सारे। तो अभाज्य गुणनखंड ये इनके अलावा तो ए स्क्वायर किसी और से विभाजित होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इन्हीं में से कोई एक जाकर उसको विभाजित करेगा, और हमने और वो विभाजित करने वाला नंबर कौन सा है, वो पी है। तो हमने ये मान लिया कि जो पी जो है वो इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। मान क्या लिया, होगा ही, कन्फर्म होगा। तो पी जो है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, तभी तो विभाजित कर पाएगा। तो यदि इन्हीं में से एक होगा, जब हम क्या जानते हैं, ए बराबर P1 इंटू P2 डॉट 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 Pn। तो यदि जो P है वो इनमें से कोई एक होगा, तो A जो है वो इनके गुणनफल के बराबर है, और इन्हीं में से कोई एक होगा तो वो एक को भी विभाजित करेगा देखो। क्योंकि यदि ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे मान लो वो नंबर है P2, तो वो नंबर P2 है, तो P2 को इधर ले आओगे, 8 डिवाइड बाई P2 बराबर क्या आ जाएगा, P1, और फिर आगे P3 P4 Pn, ये आ जाएगा। तो एक को यदि P2 से डिवाइड करोगे तब भी तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो पूर्णांक ही आ रहा है देखो, तो मतलब पूरा डिवाइड करेगा। या फिर आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो 5 जो है, 5 वो 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 10 के स्क्वायर को मतलब 100 को। यदि 5 100 को विभाजित करता है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है, ये प्रमेय क्या कह रही है, यदि 5 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 10 को भी विभाजित करेगा। तो देखो 10/5 बराबर 2, हाँ पूरा भाग जा रहा है भाई, 500 को तो विभाजित करता है। आप कोई भी नंबर लेकर देखोगे कि यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो उस नंबर को भी वो नंबर विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि 10 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे, 2 गुणा 5। अब इनमें से कोई एक होगा, तो ये 5 यदि इसको विभाजित करेगा तो 5, अब इन या तो 2 को विभाजित कर देगा या 5 को, तो 5 को विभाजित कर जाएगा देखो। तो आप डायरेक्ट याद ये रखे कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं आगे, देखो नेक्स्ट। प्रमेय 1.3, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार एग्जाम में आई हुई प्रमेय है। तो आप बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा सोचकर चलते हैं। हम एक बार ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखा, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को या तो P/Q की फॉर्म बता दो, A/B की फॉर्म बता दो, बात एक ही है। P और Q भी पूर्णांक है, A और B भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक में A/B को लेकर सोल्व किया हुआ है, इसलिए मैं भी A/B बता रहा हूं, ताकि आप बुक भी देखो, यदि किताब में भी देखो तो आपको फिर अलग अलग नहीं दिखे। ठीक है, तो हमने लिखा, हमने ये मान लिया कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबको किस फॉर्म में लिखा जाता है, A/B की फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और यदि A/B की फॉर्म में लिखेंगे जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिनका
एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। सहअभाज्य पूर्णांक क्या किसको कहते हैं? मतलब जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे ही क्या कहते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक। तो आप हमने लिखा अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी, और इस b को यदि मैं इधर ले आता हूं तो अंडर रूट 2 गुणा b बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास a हो जाएगा। अब दोनों तरफ यदि हम वर्ग करें, वर्ग करने पर तो यदि आप वर्ग करते हो तो अंडर रूट 2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा? 2, b का वर्ग क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, a का वर्ग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इस 2 को यदि मैं उधर भेज देता हूं तो क्या आया आपके पास? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। तो देखो a और b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक। अब ये क्या, ये लाइन क्या कह रही है? देखो कि a स्क्वायर में 2 का यदि भाग दिया जाए तो हमें क्या मिल रहा है? b स्क्वायर मिल रहा है। b एक पूर्णांक है तो b का स्क्वायर भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। मतलब a स्क्वायर में 2 का भाग दें तो एक कोई पूर्णांक संख्या हमें मिल रही है। पूर्णांक संख्या मिल रही है तो इससे हम समझेंगे क्या कि a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, तभी तो कोई पूर्णांक संख्या हमें मिल रही है। देखो तो हम, और अब हम जानते हैं इससे पहले जो अभी प्रमेय पढ़ी कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। तो ये हम लिखेंगे, यदि हम जानते हैं यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए बी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब a 2 से विभाजित होगा मतलब समझे क्या कि यदि मैं a में 2 का भाग दूं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या हमें मिलेगी जिसको मैं नाम दे देता हूं c। जहां लिख देंगे c बराबर पूर्णांक। जो हमने लिखा वो ही उसी को हमने दर्शाया। क्या कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो a में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या हमें मिलेगी, और मान लिया कि वो पूर्णांक संख्या क्या है? c। ठीक है। अब देखो इस 2 को भी मैं उधर भेज देता हूं तो a बराबर क्या आया? 2c। इसका भी स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर 4। ठीक है। अब देखो a स्क्वायर का मान क्या है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान कितना है? 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। इस 4 को भी इधर बट्टे में ले आते हैं तो 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर क्या आ जाएगा? c स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 2 बार, तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आया हमारे पास? c स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर में 2 का भाग दें तो हमें क्या मिल रहा है? c स्क्वायर मिल रहा है। c एक पूर्णांक है तो c स्क्वायर भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। तो मतलब b स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो एक पूर्णांक संख्या आ रही है, मतलब b स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है। और यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो हम क्या लिखेंगे? यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखो ए भी 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया क्या? 2।
जबकि हमने क्या कहा, ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है। तो हम लिखेंगे ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः प्रारंभ में हमारे द्वारा कहा गया कथन गलत है। और हमने क्या कहा था प्रारंभ में, हमने कहा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये तो गलत हो गया। तो जो परिमेय नहीं होगा वही क्या होता है, अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, आया समझ में? ओके, बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें सेम इसी प्रकार से जो अगला जो क्वेश्चन है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सोल्व करेंगे कि √3 जो है वो एक अपरिमेय, एज इट इज बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने ये माना माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, √3 बराबर हम लिख देंगे a बटे b, जहां a व b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इस b को इधर ले आता हूं मैं, √3 b बराबर क्या आ जाएगा, a। और अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखा वर्ग करने पर यदि हम वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, b का वर्ग b² हो जाएगा, और a का वर्ग क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब इस 3 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b² बराबर a² बटे 3, ऐसे आ जाएगा। अब a² यदि 3 से विभाजित है, मतलब a² में यदि 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, b² मिल रहा है। b एक पूर्णांक है तो b² भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। मतलब a² 3 से कंप्लीट विभाजित हो रहा है, तभी तो देखो पूर्णांक संख्या आ रही है। तो हम लिखेंगे क्या, यदि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। और यदि a भी 3 से विभाजित होगा तो इसको हम क्या समझे कि यदि a को आप 3 से विभाजित कराओगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, और उसको हमने मान लिया वो पूर्णांक संख्या क्या है, c। जहां c क्या है, एक पूर्णांक। अब इसका भी वर्ग कर दो देखो, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। वर्ग करने के बाद जो भी हमेशा वर्ग करने के बाद जो समीकरण बनेगा उसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, और हमेशा इसकी हेल्प ली जाएगी आगे। हमेशा समीकरण 1 काम में आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो इसका वर्ग किया तो a का वर्ग तो a², और 3 का वर्ग 9 बराबर क्या आया हमारे पास, c²।
अब समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रख दो। समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान कितना है? 3b² डिवाइड बाई 9 बराबर आपके पास क्या है? सी स्क्वायर। तो 3 से ये कटा कितनी बार? 3 बार। तो क्या है हमारे पास? b² डिवाइड बाई 3 बराबर सी स्क्वायर। मतलब b² को 3 से यदि आप विभाजित कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सी स्क्वायर मिलेगा। सी स्क्वायर मिलेगा मतलब c एक पूर्णांक है, तो सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक हो जाएगा। तो मतलब b² 3 से कंप्लीट विभाजित हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? b² 3 से विभाजित है, तो b 3 से विभाजित होगा। और ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 3 हुआ। जबकि हमने क्या कहा? ए और बी तो सहभाज्य पूर्णांक है, उनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है। लेकिन ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है। अतः, और प्रारंभ में हमने क्या कहा था? कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर सही क्या होगा? जो परिमेय नहीं होता वही तो अपरिमेय होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाए। आ गया समझ में? बोलो जय श्री राम। फिर हम अगला उदाहरण नंबर 6 की यदि हम बात करें, देखो, दर्शाइए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, उनके जो √2, √3, √5 इनके अलावा यदि हमें ऐसे मिले तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं? जो प्रमेय हमने प्रूव कर दी √2 और √3, तो उन्हीं को लेकर हम इनको जो उन्हीं की हेल्प ले लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे? देखो, अब क्या कह रहा है? दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले वही माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया कि 5 - √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो 5 - इसको हम क्या लिखेंगे? a/b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। और हम तो जानते हैं, देखो, सिद्ध कर चुके हैं क्या? कि √3 अपरिमेय है। तो इस √3 को इधर ले आओ, a/b को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 - a/b बराबर √3। ऐसा आ जाएगा। भाई, इसको तो उधर ले गए और इसको इधर ले आए। इसको उधर लेकर जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आओगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। और अब इधर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एक और बी का एलसीएम क्या आ जाएगा? बी। तो बी को एक से विभाजित करोगे तो क्या आ जाएगा? बी। और बी गुणा 5 क्या आ जाएगा? 5b माइनस बी एकम बी। एक ए गुणा ए क्या जाएगा? ए बराबर क्या है आपके पास? √3। और यहां आप लिख सकते हैं ए और बी
पूर्णांक। अब सहभाज्य पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक लिख दो, यहाँ पे सहभाज्य की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हम पूर्णांक से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। अब देखो, यदि a और b पूर्णांक है तो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये तो कोई परिमेय संख्या होगा। यदि ये पूर्णांक होगा, जैसे मान लो यहाँ ये b है 3 और a है 1, तो 5 गुणा 3 कितना, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 14/3। तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म हुई। देखो मतलब यदि a और b पूर्णांक है तो ये हमेशा परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, और ये संख्या इसके बराबर है। तो यदि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये भी इसके बराबर है, तो ये भी अपरिमेय होगी। तो अतः अब वही लाइन लिखनी, प्रारंभ में हमारे द्वारा कहा गया कथन गलत है। अतः 5 - अंडर रूट 3, हमने प्रारंभ में क्या कहा कि 5 - रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या को लेकर हम सोल्व कर रहे हैं तो ये तो परिमेय आ रहा है, ये इधर अपरिमेय बच रहा है, तो ये तो और दोनों बराबर है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों बराबर होते हैं। नहीं नहीं, परिमेय अलग है, अपरिमेय पूरी तरह से अलग है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों में कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था। आ गया समझ में? बोलो जय श्री राम। फिर उदाहरण नंबर 7 की यदि हम बात करें, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो लिखा, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 रूट 2 बराबर p/q या a/b, a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य लिख दो या पूर्णांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर a/3 गुणा b। अब a और b यदि पूर्णांक है तो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। यदि a और b पूर्णांक है तो a/3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये इसके बराबर है। तो एक परिमेय एक अपरिमेय बराबर तो संभव ही नहीं है। तो मतलब हमारे द्वारा प्रारंभ में कहा गया कथन गलत है, इसलिए 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यही लिख देंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्रारंभ में
हमारे द्वारा कहा गया कथन गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रारंभ में क्या कहा था कि ये एक परिमेय संख्या है, और वो तो गलत साबित हो गया। तो गलत हो गया तो जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ये आपके सभी एग्जाम्पल जो है वो पूरे हुए, सभी उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।